Hello students, in the previous video we have find the expression for the fringe width. So in this video we have to discuss about the condition for sustained interference of light. Sustained का मीनिंग होता है कि आपकी जो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है उनकी पोजीशन जो हो फिक्स हो. Interference pattern are said to be sustained if position of bright fringe एंड डार्क फ्रिंज रिमेन फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन. मीन्स जो पोजीशन है ब्राइट बैंड की और जो डार्क बैंड की वो चेंज ना हो. तो द फर्स्ट कंडीशन जो आपकी है, टू सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कि जो दो सोर्स ऑफ लाइट हैं वो आपके कोहेरेंट होने चाहिए. ये हम पढ़ के आए हैं कि अगर लाइट कोहेरेंट होगी तो उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, या उनका इनिशियल फेज डिफरेंस सेम होगा, या वो दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे. तो इससे क्या होगा कि ट्रफ पे ट्रफ फॉल करेगा, क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल करेगा, या ट्रफ पे क्रस्ट फॉल करेगा. इससे आपको वहाँ पे ब्राइट बैंड मिलेंगे लाइट के. द टू कॉर्नर सोर्स ऑफ लाइट शुड बी क्लोज, कि जो दो लाइट के सोर्स हैं वो क्लोज होने चाहिए. अब इसका मतलब क्या है, हमने निकाला था बीटा. तो जो आपका बीटा था वो था आपका लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी. अब जो आपकी बीटा थी और ये डी थी, ये दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर बीटा छोटा होगा तो बैंड आपके अच्छे बैंड बनेंगे, बड़े बैंड बनेंगे. अब ये जो सोर्स के बीच में क्लोज का मतलब क्या है कि मान लो आपका एक गैप ये है और ये जो दूसरा गैप है, मीन्स ये आपका एक कोहेरेंट सोर्स, ये दूसरा कोहेरेंट सोर्स, तो ये जो गैप है ये आपका कम होना चाहिए. उसने बोला है द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव एमिटेड बाय द टू कोहेरेंट सोर्स वुड बी इक्वल, कि जो एम्पलीट्यूड है ए और जो एम्पलीट्यूड है बी, ये आपका दोनों वेव का इक्वल होना चाहिए. इसका रीजन ये है कि जब जब कंस्ट्रक्टिव होगी तब तो ये दोनों ने ऐड होना है, लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव होगी तब आपका अगर b बड़ा है और a छोटा है तो जब b माइनस ए होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे वैल्यू आएगी. अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है इसका मतलब आपका कंप्लीट डार्क बैंड वहाँ नहीं बना. लेकिन अगर आपके a इक्वल टू बी है तो जब आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तब b माइनस ए करेंगे तब आपका जीरो, मतलब लाइट की इंटेंसिटी आपकी जीरो हो जाएगी. सोर्स ऑफ लाइट शुड बी नैरो, कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो नैरो होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे, कि उनमें से शार्प बीम लाइट की बाहर निकले. ठीक है. और आगे आपका यहाँ पे टॉप पॉइंट है जो है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स शुड बी लार्ज. अब ये आपकी दो स्लिट्स थी, इनसे जो डिस्टेंस जहाँ पे हम स्क्रीन लगाएंगे वो आपका जो डिस्टेंस है वो कहता है लार्ज होना चाहिए. हम देख रहे हैं कि बीटा और डी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जितना ज़्यादा डी होगा उतना ही फ्रिंज विड्थ अच्छी बनेगी. और लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, ये आपका पहला पॉइंट भी हो सकता था कि जो लाइट होगी वो मोनोक्रोमेटिक होगी. अगर लाइट आपकी वाइट होगी या कई कलर होंगे तब आपके बैंड जो बनेंगे वहाँ पे आपको अल्टरनेट जो बैंड मिलेंगे वो कलर्ड बैंड मिलेंगे. ठीक है, मतलब वहाँ पे ब्राइट और आपको डार्क बैंड नहीं मिलेंगे. तो ये था आपका जो टॉपिक था. दिस इज अबाउट द वी कैन से दैट इंटरफेरेंस के बारे में हमने पढ़ लिया. इसके बाद आपका आएगा डायफ्रैक्शन. इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फिर उसको हमने रीड करना है. अब आपका एक छोटा सा पॉइंट मैं आपने बता देता हूँ कि हमने अभी बीटा किया था बेटा, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है कि बीटा जो हमने निकाला था वो था आपका लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. ये आपका था अगर हम इसको एयर में या वैक्यूम में रखते हैं, मीन्स व्हेन दीज ऑल सेटअप, ये जो पूरा सेटअप है जिसके अंदर मान लो पूरा सेटअप मतलब क्या, ये दो नैरो स्लिट, ये स्क्रीन, ये सोर्स ऑफ लाइट, ये आपके मान लो यहाँ से एक लाइट जाएगी बीम, ये लाइट मान लो सीधी जाए, ये इस पॉइंट पे इकट्ठी हुई फॉर एग्जांपल. तो ये अगर सेटअप आपका वैक्यूम में है, इसमें आपका ये वैक्यूम में है, तो दिस होल सेटअप इन वैक्यूम, तो आपका बीटा ये होगा. लेकिन अब आपको ये पूछता है कि बीटा क्या होगा कि ये सेटअप किसी अदर मीडियम में डाल दिया जाए. क्लियर, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बीटा, फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर इस पूरे सेटअप को, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये भी फिक्स है. क्लियर, ये जो डी है ये भी फिक्स है, वेव लेंथ भी फिक्स है. तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन, कि क्या इफेक्ट होगा बीटा के ऊपर अगर इसको किसी दूसरे मीडियम में रख देंगे. तो अगर आपने किसी दूसरे मीडियम में बीटा निकालना है तो वो होगा बीटा डैश, दैट कम्स आउट टू बी बीटा डिवाइड बाय एन, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. तो अब आप यहां से बीटा को निकालोगे.
क्लियर, ये आपने समझना है बस। मीन्स अगर देसी मीडियम में चलेंगे तो बीटा ऐसे निकलेगा। इसके एक्सप्रेशन को मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि बीटा डिवाइड बाई एन आया कहाँ से। बीटा को हमने एन से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बेटा जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो आपकी लाइट की वेवलेंथ है उसमें चेंज आता है। तो वेवलेंथ में क्या चेंज आता है, कितना चेंज आता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका था टॉपिक कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायफ्रैक्शन? द डायफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। मीन्स जो लाइट है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर है उनसे वो बेंड करती है, उस फिनोमेना को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। इसको आपने डायग्राम से समझना है कि क्या है डायफ्रैक्शन। देखते हैं चलो, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन, हाउ लाइट बेंड्स, कि लाइट कैसे बेंड करती है। क्लियर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए कि ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, क्लियर, और इसके सामने हमने ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, फॉर एग्जांपल दिस, क्लियर। सो इफ दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट जो इसके सामने हमने रखा है, क्लियर। सो अब इस सोर्स के सामने हमने यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा दी, क्लियर, दिस इज अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ दिस सोर्स। तो आपको पता है यहाँ से जो लाइट जाएगी, यहाँ से जो लाइट जाएगी, यहाँ से जो लाइट जाएगी, अब जो इस एरिया की लाइट है वो तो ब्लॉक होगी, ठीक है। वी नो दैट लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइट आपकी सीधी यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से लाइट आपकी यहाँ पहुँचेगी। तो जो आपका ये रीजन है, अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए बी, तो जो ए बी आपका रीजन होगा ये आपका डार्क होगा, क्योंकि ये है शेडो रीजन। क्या होगा, ये शेडो रीजन होगा आपका, क्लियर। वैसे तो ए बी ये शेडो रीजन, लेकिन क्या होता है, ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम दीज कॉर्नर, इन लाइट से कॉर्नर से लाइट क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी लाइक दिस। तो ये यहाँ पे गई और सिमिलरली यहाँ से ऊपर से यहाँ पे नीचे आएगी ऐसे। तो आपका जो ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन था, पहले तो वो ए बी था, लेकिन अब जो आपका रीजन है वो रह गया ए डैश बी डैश। तो मीन्स ये रीजन और जो ये रीजन था ये आपका अब ब्राइट हो गया, मतलब यहाँ पे लाइट पहुँच गई, क्लियर। तो वैसे तो आपका क्या होना चाहिए था कि ये पूरा ए बी है जो वो डार्क होना चाहिए था, लेकिन अब आपका जो डार्क रीजन है वो आपका रीजन जो है वो है आपका ये रीजन ए डैश बी डैश, ये रीजन आपका डार्क है। ये क्यों हुआ कि जो ज्योमेट्रिकल शेडो थी वो आपकी कम हो गई पहले से। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ आपका ड्यू टू दी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि ये आपका कोई सोर्स था, अब हमने जो स्लिट है वो ऐसे ले ली, ये ऐसे, क्लियर। यहाँ पे फिर से स्क्रीन लगा रखी है हमने। अब यहाँ से जो लाइट जाएगी हमें पता है कि आपकी जो लाइट है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में लाइक दिस, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, सिमिलरली ये लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी, क्लियर। तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे देखोगे आप कि जो ये रीजन बना आपका ये ए बी, ये आपका ब्राइट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ब्राइट रीजन, लेकिन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट कि यहाँ से जो लाइट थी आपकी क्या कर गई, बेंड कर गई, यहाँ से आपकी लाइट क्या कर गई, बेंड कर गई। तो अब आपका जो नया रीजन बन गया वो ए डैश बी डैश जो रीजन है वो ब्राइट बना। तो ये जो फिनोमेना है द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट और कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्ट्राइकल, जो ओपेक होना चाहिए, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं, इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। अब जो शेडो है उसके अंदर आपका, तो ये दो हमने केस किए हैं, ये स्लिट के बीच का केस था और ये स्लिट के कॉर्नर के केस थे। तो ये आपका फिनोमेना था, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। अब उसके बाद आता है बेटा टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन। क्या है नेक्स्ट आपका, टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन, टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन। अब जो ये टॉपिक है टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन, तो डायफ्रैक्शन इज टू टाइप, एक होती है फ्रेंशनल डायफ्रैक्शन और एक आपकी होती है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। तो हम पहले को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फ्रेंशनल। फ्रेंशनल डायफ्रैक्शन। अभी फ्रेंशनल डायफ्रैक्शन आपकी क्या है, तो इसको बेटा आपने समझना है कि
फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन उस डायफ्रैक्शन को कहेंगे जिस केस में आपका सोर्स और जो स्क्रीन है दैट आर एट द फाइनाइट डिस्टेंस। किस केस में है वो फाइनाइट, फाइनाइट मतलब उनके बीच में, जैसे ये वाले जो केस हैं इसके में सोर्स और स्क्रीन के बीच में कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है। मीन्स ये डी है मान लो और ये आपका डी है। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड सोर्स इज फाइनाइट और स्क्रीन एंड सोर्स आर प्लेस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, और वी कैन से दैट कि जो आपका स्क्रीन है और ये जो आपका ऑब्स्ट्राइकल है या ओपिक ऑब्जेक्ट है, अगर वो आपके फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मीन्स ये आपकी स्क्रीन थी, बीच में ओपिक ऑब्जेक्ट था, ये आपकी सॉरी ये आपका ओपिक ऑब्जेक्ट था, ये सोर्स था और ये स्क्रीन थी। सो इन दिस टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन द सोर्स और द स्क्रीन और बोथ आर एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्ट्राइकल, कि जो इस सोर्स से ये ऑब्स्ट्राइकल से या एक ओपिक ऑब्जेक्ट से आपका ये सोर्स और ये स्क्रीन किस डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उस तरह की डायफ्रैक्शन को हम कहेंगे फ्रैक्शनल। और जो दूसरी आपकी डायफ्रैक्शन है जिसको हमने बोला है फ्रैनहोफर में क्या होगा, इन फ्रैनहोफर इस कंडीशन को हमने रिवर्स कर देना है। तो जब आपका सोर्स और आपकी स्क्रीन, किससे, सो इन फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन द सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्ट्राइकल, कि जब आपकी सोर्स और स्क्रीन, क्या हुई आपका सोर्स और स्क्रीन जो होंगी वो ऑब्स्ट्राइकल से या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, तो उस डायफ्रैक्शन को हम बोलेंगे दैट डायफ्रैक्शन इज सेड टू बी फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन। अब मैं फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन का एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले मान लो ये कोई आपकी बीच में स्लिट थी जिसके अंदर गैप था, अब ये कोई रे आ रही है बेटा, दिस रे इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, कहाँ से आ रही है, ये इनफाइनाइट है, तभी आपकी क्या है ये पैरेलल है। तो हमने क्या किया, इसके आगे एक लेंस लगा दिया, तो ये लेंस के ऊपर लाइट फॉल की, तो यू नो दैट दिस लेंस कन्वर्स द लाइट ऑन वन पॉइंट, तो ये आपकी स्क्रीन थी। तो जो ये स्लिट थी इससे आपका जो ये स्क्रीन है और जो आपका सोर्स है कहीं से लाइट आ रही है इनफाइनाइट से, तो वो लार्ज डिस्टेंस पे है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उस तरह की डायफ्रैक्शन को हम बोलेंगे फ्रैनहोफर डायफ्रैक्शन। सो नेक्स्ट हमने देखना है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है क्या है उसके अंदर, देखते हैं उसको। सो नाउ लिसन केयरफुली, ये आपकी जो बुक में डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम है। अब इस डायग्राम को मैं अपने हिसाब से रीड्रॉ करूँगा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सोर्स था जिसके फोकस, यहाँ पे कोई सोर्स था जो इस लेंस के फोकस पे रखा हुआ है, तो यहाँ से जो लाइट आएगी, रे ऑफ बीम आएंगी, वो आपकी जब इसके ऊपर फॉल करेंगे वो हो जाएंगी पैरेलल, क्लियर, इन दी फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। तो यहाँ पे जो आपका वेव फ्रंट है डब्ल्यू डैश आपका कोई वेव फ्रंट है। अब इस वेव को इस हमने स्लिट के ऊपर फॉल करवा दिया, मीन्स ये आपकी कोई स्लिट है जो ऊपर, ये सारी लाइट जो इधर वाली है ये सारी ब्लॉक हो जाएगी, सिर्फ इस रीजन से लाइट आगे जाएगी। अब जो ए पॉइंट और बी पॉइंट से लाइट ओ पे रीच करेगी ये होगी सेम फेज में, तो अगर ये सेम फेज में है तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सेंट्रल मैक्सिमा, जो हम पीछे पढ़ के आए थे, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा हमें यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या देखा, ड्यू टू डायफ्रैक्शन की ए पॉइंट से बी पॉइंट से लाइट आपकी क्या करेगी, बेंड करेगी, क्लियर। तो लाइट जब बेंड करेगी, क्यों करेगी बेंड, कि तो हमने पढ़ा था डायफ्रैक्शन, तो वो कहाँ इकट्ठी हुई, पी पॉइंट पे इकट्ठा हुई। इस जो लेंस एल है सारी लाइट को यहाँ कंजर्व करने के लिए हमने इसको इकट्ठा किया है, ठीक है। सो अब हमने इसको समझना है, इसको मैं सिंपल डायग्राम में बनाऊंगा, वो देखना। ये आपका डायग्राम है, ये सिर्फ बनाने के लिए, लेकिन समझने के लिए आपका जो होगा वो आपका नया डायग्राम होगा, वो मैं बनाता हूँ आपके लिए नेक्स्ट डायग्राम। अब जो नेक्स्ट डायग्राम आपने बनाना है उसको आपने सिर्फ एंड वाला पोर्शन है जो, उसको ही हमने देखना है, स्टार्टिंग की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैंने क्या लिया कि ये ले लिया आपकी स्लिट, दिस इज योर स्लिट, तो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी पॉइंट था, क्लियर। अब आपको हमने कह दिया कि ये आपकी स्क्रीन है, क्या आपकी बेटा ये स्क्रीन। अब जो आपकी लाइट ए से यहाँ पहुँचेगी, ए से यहाँ पे लाइट पहुँची और ये बी से यहाँ पे लाइट पहुँची, क्योंकि जो ये पॉइंट ओ है ये ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ से जो लाइट आपकी पहुँचेगी ए और बी के ऊपर, सो दैट इज इन द सेम फेज। अब हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिया, ये कोई पॉइंट पी है जो इससे आपका एक्स डिस्टेंस पे है ओ से, क्लियर। अब हमारी जो लाइट
ए से पहुँचे बी से पहुँचेगी, और जो लाइट ए से पहुँचेगी इस पॉइंट के ऊपर वो आपकी सेम फेज में नहीं होगी, उनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। तो अब हमने वो पाथ डिफरेंस क्या मानना, मैंने यहाँ से कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस इज योर परपेंडिकुलर। क्लियर। इस परपेंडिकुलर का नाम आपने एन, ये नीचे तक आएगा बेटा, बी तक ही आएगा, इसको लिख दिया एन अपन ने। क्लियर। दिस इज योर परपेंडिकुलर जो एन पे आता है। तो अब आपको पता है कि जो ये गैप था, ये ए और बी के बीच का गैप, इसको हमने डी से लिखा था। किसे लिखा था? डी से लिखा था। तो इस लाइन को मैंने यहाँ पे डॉटेड मिला दिया, और जो ये एंगल है इसको मैंने थीटा ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पे? थीटा ले लिया। तो अब हमने सिंपली यहाँ से क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस निकालना है कि जो लाइट ए से यहाँ पहुँचेगी और बी से यहाँ पहुँचेगी उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा। क्लियर। तो अगर मैं कह देता हूँ कि जो ये आपका है बी एन, तो बी अगर हम देखें ए पी और एन पी ये तो बराबर है, तो जो यहाँ पे पाथ डिफरेंस है क्या है? जो यहाँ पे पाथ डिफरेंस है ए और बी पॉइंट से जो लाइट जा रही है वो किसके इक्वल है? वो है बी एन के इक्वल। किसके इक्वल आपका? वो बी एन। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू बी एन। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? बी एन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फॉर फाइंडिंग द बी एन वैल्यू मैंने ट्रायंगल ले ली ए बी एन या बी ए एन, तो मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी एन। तो ए बी एन में से अगर मैं बी एन निकालना चाहता हूँ तो सिंपल सी बात है बेटा, ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन थीटा हम यूज़ करेंगे। तो जो आपका साइन थीटा होगा दैट साइन थीटा कम्स आउट टू बी, सबको पता है क्या होगा? बी एन डिवाइड बाई ए बी। क्लियर। अब जो ये बी एन आपका आया ये आपका आ गया ए बी साइन थीटा, और वी ऑल नो दैट कि जो ए बी है वो आपका है डी साइन थीटा। तो अब हमने बेटा यहाँ से पाथ डिफरेंस निकाल लिया। क्लियर कि जो लाइट वहाँ पहुँचेगी उसका पाथ डिफरेंस क्या है। पिछले वाले डायग्राम में यहाँ पे हमने लेंस लगाए हैं ताकि लाइट यहाँ पे इकट्ठी हो सके, लेकिन हमने समझना इससे है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे अपनी कंडीशनों को अप्लाई करना है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे बेटा? फिर से हम कंसीडर करना शुरू कर देंगे कि पाथ डिफरेंस मानना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि जो आपका बी एन है, जो बी एन है जिसको हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, कि वी से दैट दिस बी एन सो इफ दिस बी एन इज इक्वल टू लैम्डा, तो मैंने इस बी एन को लैम्डा मान लिया। सो अगर आपका ये बी एन लैम्डा होगा तब हमने इसमें क्या देखना है? तो हमने क्या किया, इस बी एन जो है आपका ये लैम्डा, मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो आपका लैम्डा है। ठीक है। तो जब हमने पाथ डिफरेंस को लैम्डा माना, ठीक है, तो हमने क्या किया? अपने वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो जब हम दो पार्ट में डिवाइड किया तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सी। क्लियर। जब इस पॉइंट को सी लिया तो मैंने क्या कहा कि जो ए और सी है, क्लियर, अगर ये पूरा पाथ डिफरेंस हमने बी एन को अगर हमने लैम्डा मानना है तो हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आपका बन जाएगा लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई टू। ठीक है। तो मतलब इस पूरे वेव मतलब जो आपका पाथ डिफरेंस था इसको हमने, जैसे हमने पहले माना था पाथ डिफरेंस लैम्डा टू लैम्डा, तो हमने लैम्डा मान लिया। अब यहाँ पे क्या है, आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो पार्ट आपका है ए सी और सी बी, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो लाइट ए सी और सी बी, अगर ये लैम्डा बाई टू बाई लैम्डा बाई टू हैं, तो अगर मैं यहाँ से फाई निकालता हूँ तो फाई आपका क्या होता है? टू पाई बाई लैम्डा इंटू में लैम्डा बाई टू, तो ये कट जाएगा आपका, तो ये आपका आ गया फाई। फाई मतलब 180। तो जो लाइट आपकी ए पॉइंट से और सी पॉइंट से जा रही है दैट इज इन अपोजिट फेस। किसमें है बेटा? वो अपोजिट फेस में है, क्योंकि 180 का डिफरेंस है। सिमिलरली जो सी और बी है इसका भी हमने क्या, ये भी ले लिया लैम्डा बाई टू, ये भी क्या हो गया लैम्डा बाई टू। तो जब इसको दो पार्ट में तोड़ा तो लाइट जो ए और सी से यहाँ पहुँचेगी पॉइंट से, और बी और सी से पहुँचेगी, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो आपका आता है 180। 180 मीन्स जो लाइट ए और बी, ए और सी और बी से पहुँच रही है पॉइंट पी के ऊपर, दैट इज इन अपोजिट फेज। तो अगर अपोजिट फेज में होगी तो वी नो दैट कि जो एम्पलीट्यूड ए का और सी का होगा या सी और बी का होगा, अगर वो इक्वल है, हम इक्वल मान के चलते हैं, तो जो नेट लाइट पॉइंट पी पे पहुंचेगी वो क्या पहुंचेगी? पी पे जो नेट लाइट पहुंचेगी वो आपकी होगी जीरो। तो अगर पी पॉइंट के ऊपर नेट लाइट जीरो पहुंच रही है, इसका मतलब अब पी पॉइंट के ऊपर जो आपकी फ्रिंज बन रही है दैट इज ऑफ डार्क।
क्लियर। अब समझना क्या है आप लोगों ने, सिंपल सी बात कि जब पिछले केस में हमने इंटरफेरेंस के केस में जब हमने लैम्डा माना था, 2 लैम्डा माना था, 3 लैम्डा माना था, 4 लैम्डा माना था, तो उस केस में आपको ब्राइट मिलता था। क्या मिलता था? ब्राइट। बट इन दैट केस यू विल गेट अ डार्क। क्या मिलता है आपको? एक डार्क मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले लैम्डा माना था, अब अगर बी एन को हम मान लेते हैं 2 लैम्डा, तो जब हमने यहाँ पे बेटा लैम्डा माना तो दिस वेव फ्रंट डिवाइड इन 2 पार्ट, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, क्लियर, मतलब ये आपका क्या था? बी एन था लैम्डा। ठीक है, तो इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब जब इसको हमने 2 लैम्डा मानना, क्या मानना? 2 लैम्डा, तो दिस 2 लैम्डा डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट। कैसे होगा? 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4, तो फिर से आपका बना लैम्डा बाय 2। अब इस पार्ट को हमने 4 पार्ट में तोड़ दिया। अब 4 पार्ट कौन से? अगर पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 4। तो अब इन चारों से जो लाइट पॉइंट पी पे पहुंचेगी वो अपोजिट फेस में होगी। किसी में होगी? वो अपोजिट फेस में होगी। तो अगर वो अपोजिट फेस में होगी तो जो नेट लाइट यहाँ रीच करेगी वो 0 रीच करेगी। क्लियर। तो अब इससे हमें क्या कंडीशन मिल रही है? हमने यहाँ पे एक वैल्यू निकाली थी, क्या कि जो बी एन है वो है डी साइन थीटा के इक्वल। अब जो बी एन को हमने मानना था, हमने बी एन को लैम्डा मानना पहले, फिर 2 लैम्डा मानना, फिर इसको हम मानेंगे 3 लैम्डा। तो अगर हम ऐसे मानते जाएंगे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो कहीं ना कहीं इसको हमने मान लिया एन लैम्डा। ये जो बी एन है आपका एन लैम्डा है। अगर बी एन आपका एन लैम्डा होगा और बी एन की वैल्यू है डी साइन थीटा, तो एन लैम्डा आपका आ जाएगा डी साइन थीटा आ गया। तो हम कह देते हैं कि एंगल बहुत छोटा है और साइन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो लैम्डा एन लैम्डा इज इक्वल टू डी थीटा आ गया। तो इस थीटा को हमने थीटा एन बोल दिया। तो इस थीटा एन की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये थीटा एन क्या होगा? तो अगर इस थीटा एन को मैं यहाँ निकालता हूँ तो दिस थीटा एन कैन बी रिटन एज एन लैम्डा डिवाइड बाई डी। क्लियर। और जो ये मिल रहा है ये आपका डार्क है। अब इसको याद कैसे रखना बेटा कि जो आपकी कंडीशन पाथ डिफरेंस की डायफ्रैक्शन के अंदर ब्राइट की थी, इसके अंदर वो होगी डार्क की। अब नेक्स्ट केस हम क्या मानते हैं कि इफ, फिर से इस डायग्राम के ऊपर लेके जाता हूं आप लोगों को, कि अब हमने इसको मान लिया, जैसे मैंने लैम्डा माना, 2 लैम्डा माना, 3 लैम्डा माना, मैंने इसको मान लिया 1.5 लैम्डा, मतलब 3/2 लैम्डा। जिसको 3/2 लैम्डा मानता हूं, तो इस वेव फ्रंट को हमने 3 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। 3 इक्वल पार्ट किसके होंगे? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। अब जो लाइट इन 2 पार्ट से वहां पहुंचेगी वो उनकी वजह से जो फेज है उनका अपोजिट है, तो नेट लाइट इन दोनों की वजह से तो 0 हो जाएगी। लेकिन जो एक आपका वेव फ्रंट बचा है उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट जरूर पहुंचेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ब्राइट मिलेगा। अब याद कैसे रखना है आप लोगों को कि जब हम पाथ डिफरेंस को बेटा लैम्डा मानते हैं, क्लियर, so that then the divide the slit into 2 equal part, AC and CB. Now the path difference between the wavelet originated from A and C is lambda by 2, which meet at point in out of phase. Means जब lambda by 2 होगा A और C के बीच का path difference जो होगा उसको अगर हम lambda by 2 कह देते हैं, तो वहाँ पे जो थीटा आता है वो 180 आता है, तो वो अपोजिट फेस होगा। अपोजिट फेस होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट लाइट वहाँ पे 0 पहुंचेगी, तो वहाँ पे एक मिलेगा डार्क। अब नेक्स्ट केस में जब हम इसको 2 लैम्डा मानते हैं तो वो 4 इक्वल पार्ट लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो अगर उसको हम मान लेते हैं डिवाइड इनटू 4 इक्वल हाफ्स, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कोरस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ ईच हाफ, thus the wavelet produce destructive interference and पॉइंट P इज एट मिनिमम इंटेंसिटी। जो P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। लेकिन जब हम इसको 3/2 के अंदर लिया तब इसके आपके 3 पार्ट बने। अब 3 पार्ट में से जो 2 पार्ट थे लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, उनका की इंटेंसिटी तो आपकी 0 हो गई थी लाइट की। लेकिन जो एक लैम्डा बाई 2 आपका वेव फ्रंट बचा है उसकी वजह से लाइट कुछ ना कुछ पॉइंट P पे पहुंचेगी और वहां पे आपको कुछ ना कुछ लाइट मिलेगी, जिसकी वजह से आपका वहां पे एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा। लेकिन अब सिंपल इसको याद कैसे रखना बेटा? याद आपने रखना है कि इसके अंदर जो कंडीशनें होंगी वो अपोजिट होंगी इंटरफेरेंस की। अब नेक्स्ट कि हमने बी एन को मान लिया 3/2 लैम्डा, उसके बाद मानेंगे 5/2 लैम्डा, फिर मानेंगे हम 7/2 लैम्डा। तो इसके अंदर देखो 1/2 लैम्डा के 3 पार्ट, 1/2 लैम्डा के 5 पार्ट, 1/2 लैम्डा के 7 पार्ट।
अब इसमें से 3 में से जो 2 पार्ट होंगे जो हम λ/2 और λ/2 बोलते हैं, इनकी वजह से जो लाइट है वो तो 0 हो गई, लेकिन जो एक λ/2 बचा है उसकी वजह से कुछ ना कुछ लाइट आगे पहुंचेगी, जिससे आपको वहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे 5 पार्ट होंगे, 5 में से 4 कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, उसकी वजह से लाइट पहुंचेगी। यहाँ पे फिर 7 पार्ट है, 7 में से आपके 6 कैंसिल हो जाएंगे, एक की वजह से आगे लाइट पहुंचेगी और आपको वहाँ कोई ना कोई ब्राइट मिलेगी। तो अब आपका जो Bn है उसको हम एज अ होल कैसे लिखेंगे, Bn बन जाएगा आपका 2n+1 λ/2। इसको हमने ऐसे लिख दिया 2n+1 λ/2, ठीक है। और हमारी जो इस केस में बेटा m की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 से शुरू होगी, ना कि पहले 0 से कहते थे, ठीक है। तो अब जब हम m को 1 पुट करेंगे तो आपको 3/2 लैम्डा मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो यहाँ से अगर इसको हम फिर से लेके जाते हैं, जो Bn था आपका, दैट Bn इज इक्वल टू था आपका d sin थीटा के इक्वल, ठीक है। n ले लो इसको, n नोट n, तो Bn की जगह रख दिया हमने 2n+1 इंटू में λ/2 इज इक्वल टू d, ये थीटा सिंगल ऐड कर दिया तो थीटा n आ गया। तो यहाँ से जो थीटा n अपना निकलेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसको निकालते हैं हम। थीटा n आपका आ जाएगा 2n+1 λ/2d, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गई। अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वहां पे अब जो ये मिला आपको, ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, व्हेन वी पुट द वैल्यू, क्लियर। सो थीटा में द एंगल हमने निकाल लिया, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको वेरियस कंडीशन जो आपको चाहिए वो मिलती जाएंगी। अब सिंपल सी बात अगर हम पूछते हैं फर्स्ट मिनिमा, और सिंपली आपका जो होगा सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमा हमने क्यों बोला है यहाँ पे, प्राइमरी मैक्सिमा क्यों नहीं बोला, क्योंकि बेटा एक मैक्सिमा तो हमें मिल चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, तो जो नया मैक्सिमा होगा वो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। क्या होगा आपका सेकेंडरी, इसलिए हमने यहाँ पे इस केस के अंदर आपका जो n था उसको हमने 1 पुट किया था, ना कि 0 पुट किया। कि जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अब जब इसको 0 पुट करेंगे तो वो आपको मिल गया वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा, क्लियर। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n आपका 0 होगा, जो थीटा हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका λ/2d हो जाएगा थीटा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, क्लियर। ये किसकी कंडीशन है, सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है। लेकिन हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात क्यों नहीं करते, कि सेंट्रल तो बनेगा, लेकिन सेंट्रल के बाद आपका जो होगा, सेंट्रल के बाद जो आपके बनेंगे वो आपका फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। उसको इसलिए बोला गया है कि जो प्राइमरी मैक्सिमा है वो तो सेंटर में बन चुका है, प्राइमरी मैक्सिमा कहाँ सेंटर बन चुका है। अब सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा आपका नेक्स्ट, जो दूसरा होगा, जब हम m को क्या पुट करेंगे या n को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब इस केस में और उस केस में आपको क्या फर्क दिखाई देता है। अब इस केस में बेटा ये है कि उसके अंदर जो बैंड थे वो सारे इक्वल विड्थ के थे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो बैंड होंगे दैट इज ऑफ अनइक्वल विड्थ। अब अनइक्वल विड्थ का मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंड होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैंड दिखाता हूँ आपको, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल बैंड मिलेगा, सबसे बड़ा होगा जो ब्राइट कलर का होगा, क्लियर। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो मिलेगा, फिर आपको मिलेगा एक डार्क बैंड, क्लियर। अब जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे इससे, कि जो डार्क बैंड है उनकी विड्थ बढ़ती जाएगी, और जो आपका फिर ये आपका ब्राइट आ गया, ब्राइट के बाद फिर यहाँ पे आपका डार्क होगा। मीन्स अब इस पॉइंट क्या समझना है कि इंटरफेरेंस के अंदर सारे बैंड की विड्थ इक्वल थी, लेकिन जो डायफ्रैक्शन होगी उसके अंदर जो आपके बैंड होंगे दैट इज ऑफ अनइक्वल विड्थ, वो आपके किसके होंगे, अनइक्वल विड्थ के होंगे, क्लियर। उसके बाद अगर हम इसको इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ के लिए भी हमने वही पहले की तरह किस में जाना है, हमने यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करेंगे। इंटेंसिटी कम मैक्सिमम होगी, कम मिनिमम होगी, क्लियर। तो इंटेंसिटी के लिए हम ग्राफ पे फिर से वही फॉर्मूला आपका वही रहेगा, I4I0 करके जब हम करेंगे, लेकिन अब आपको उल्टा मिलेगा इसके अंदर, कि जहाँ पे आपका पहले मैक्सिमा था वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, क्लियर। तो जो पिछला ग्राफ था आपका, उस ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा था कि इन द प्रीवियस ग्राफ वी हैव सीन दैट कि आपको पाई पे 2 पाई पे 4 पाई पे 6 पाई पे आपको मैक्सिमम मिल रहे थे। लेकिन इस ग्राफ में हम क्या देखेंगे, आपको जो आपका 2 पाई होगा या 4 पाई होगा, ठीक है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। तो इसके ग्राफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्लॉट ग्राफ फॉर द इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन को, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो ये आपका आज का काम था, इसको ध्यान से करना है, कंप्लीट करके आपने मेरे पास इसकी रिपोर्ट को सेंड करना है। थैंक यू।